हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर एसेट हिंदी का शिक्षण शास्त्र के इकाई 3 को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखें। तो इकाई 3 में हम लोग को पढ़ना है हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण और वर्तनी के बारे में जानना है। तो हम लोग इसके सारे पॉइंट्स को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाषा के ऊपर कि भाषा क्या होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में भाषा क्या होता है? अगर हम अपने मन के भावों को लिखित रूप से या कथित रूप से क्या कर सकते हैं? दूसरों को समझा सकते हैं या दूसरे के भावों को अगर समझ सकते हैं तो क्या कहलाएगा? आपका भाषा कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में एक और बार कहा जाए तो सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यानी कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा के परिभाषा में आप ये तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तीनों सही है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे भाषा की प्रकृति क्या होती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हम लोग का? भाषा की प्रकृति क्या होती है। भाषा क्या है? एक सामाजिक संपत्ति है। दूसरा पॉइंट आपका है भाषा परंपरागत वस्तु है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा हम लोग क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से भाषा में क्या होती है? परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा अनुकरण से उपलब्ध की जाती है। भाषा कैसे होती है? अनुकरण के द्वारा ही क्या करते हैं हम लोग? सीखते हैं या फिर उपलब्ध की जाती है। भाषा मानव जाति से पोषित होती है, यानी कि मानव जाति के द्वारा ही भाषा का क्या होता है? उद्गम होता है और इससे इंसान क्या करते हैं? इस भाषा को सीखते हैं, दूसरे भाषा को भी सीखते हैं। भाषा भाव संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अपितु क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर चलती है। भाषा कैसे चलती है? जटिलता से सरलता की ओर चलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके भाषा की क्या है? प्रकृति है, यानी कि भाषा की क्या क्या नेचर होती है। आप इन सारी पॉइंट्स को उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसी में भाषा की प्रकृति में भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। यानी कि भाषा क्या नहीं होता है? अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत होती है। भाषा क्या होती है? भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत होती है, यानी कि स्थानीय भाषा ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रत्येक भाषा का स्वतंत्र ढांचा होता है। क्या होता है? प्रत्येक भाषा का स्वतंत्र ढांचा होता है, यानी कि अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा सर्वव्यापक है, यानी कि भाषा क्या होता है? सभी जगह मतलब बोले जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ये सब आपके भाषा की प्रकृति हो गई। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि भाषा की प्रकृति को लिखे, तो आप लोग इन सारी पॉइंट्स में से सभी को लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वर्ण किसे कहते हैं। क्या है हम लोग का पॉइंट्स? वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस छोटी से छोटी इकाई का प्रयोग करते हैं वह इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस छोटी से छोटी इकाई का हम लोग प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? वो आपका वर्ण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं अ, ई, उ, ए, मतलब कुछ भी आदि, मतलब अ, आई में हो जो भी हो सकता है उसको क्या हो गया? आपका वर्ण हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शब्द किसे कहते हैं। क्या आपका पॉइंट नेक्स्ट? शब्द किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो आपस में मिलकर एक नए स्वतंत्र सार्थक ध्वनि की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो आपस में मिलकर एक नए स्वतंत्र सार्थक ध्वनि की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ये आपके शब्द की परिभाषा हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शब्दों के भेद। तो शब्दों को भेद होता है 3 आधार पे होता है। आपका पहला हो गया रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे,
दूसरा हो गया आपका अर्थ के आधार पे, और तीसरा क्या हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पे। तो आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और आपका लास्ट क्या होता है, योगरूढ़ शब्द। कितने होते हैं रचना के आधार पे, 3 होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यौगिक शब्द क्या होता है। तो यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक शब्द कैसे बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक शब्द जिन शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन शब्दों को विभाजित करने पर भी उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी कि जो आपका यौगिक शब्द होता है वो कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। और यौगिक शब्द जिन शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन शब्दों को अगर आप विभाजित करेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे तो उनका अर्थ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, राजपुरुष, देवदूत, महाभारत आदि। ये सब क्या हो गया आपका यौगिक शब्दों का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्या हम लोग का पॉइंट, रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ का बोध अवयवों की प्रकृति से होता है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं वह स्वयं में ही एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि जो रूढ़ शब्द होता है क्या होता है, अवयवों की प्रकृति से बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं, यानी जो आपका रूढ़ शब्द होता है वो क्या होता है, किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बना होता है, वह स्वयं में एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे घर, दिन, घोड़ा, शेर इत्यादि। तो ये सब क्या हो गया आपका रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है योगरूढ़ शब्द। क्या है पॉइंट आपका, योगरूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका बोध समुदाय और अवयवों की प्रकृति से होता है, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ कहा जाता है। यानी कि ऐसा शब्द जिनका बोध समुदाय और अवयवों की प्रकृति से होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, योगरूढ़ शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल में पंकज, प्रकट इत्यादि। तो आपका ये कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, रचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं, शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं। आपका यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और आपका लास्ट क्या होता है, योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट आपका है सेकंड, अर्थ के आधार पे। क्या है आपका पॉइंट सेकंड, अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। आपका पहला होगा विलोम शब्द, दूसरा होगा अनेकार्थिक शब्द और तीसरा क्या होगा आपका पर्यायवाची शब्द। तो विलोम शब्द क्या होता है आपका, उल्टा शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे कि दिन का रात, छोटा का बड़ा, पाप का पुण्य, तो ये सब क्या हो गया आपका विलोम शब्द हो गया। दूसरा क्या आपका अनेकार्थिक शब्द, यानी कि एक ही शब्द का अनेक अर्थ होते हैं तो क्या कहलाते हैं आपका अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा क्या है पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक ही शब्द का विभिन्न सारा क्या होता है उसका अर्थ होता है, एक ही वर्ड का बहुत सारा उसका मीनिंग होता है, तो क्या कहलाता है आपका पर्यायवाची शब्द होता है। यानी कि मिलता जुलता होता है, एक ही वर्ड का क्या होता है, मिलता जुलता शब्द होता है। जैसे कि रात को देख लो तो रात का क्या होता है आपका, उसका हो जाएगा आपका रात्रि। उसके बाद क्या होता है सुलोचनी। ये सब क्या होगा आपका रात का क्या होगा आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। नेक्स्ट क्या आपका उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला क्या हो गया तत्सम शब्द, दूसरा क्या हो गया आपका तद्भव शब्द, तीसरा क्या होगा आपका देशज और चौथा क्या होगा आपका विदेशज। तो सबसे पहले जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। हिंदी व्याकरण में ऐसे शब्द जिनका उपयोग संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन किए हैं किसी अन्य भाषा में उपयोग कर लिया जाता है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो वायु, सूर्य, अश्व, प्रातः, मानव आदि, ये सब क्या हो गया आपका तत्सम शब्द का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है तद्भव शब्द। क्या है आपका तद्भव शब्द, हिंदी व्याकरण के ऐसे शब्द जो समय के साथ परिवर्तन के दौरान संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बदलकर स्थापित कर दिए गए हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। जैसे हवा, सूरज, घोड़ा, सुबह, मनुष्य आदि, ये सब क्या हो गया आपका तद्भव शब्द का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है देशज शब्द। क्या है आपका देशज शब्द, हिंदी बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिवर्तन और आवश्यकता के अनुसार प्रचलित कर दिए गए हैं, शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग देशज शब्द बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें तो गाड़ी, खटखटाना, थैला, पेट, साइकिल आदि, ये सब क्या हो गया आपका देशज शब्द का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विदेशज शब्द। क्या है आपका विदेशज शब्द, वर्तमान समय में बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले ऐसे शब्द जो विदेशी जातियों के संपर्क में रहने से क्या हो गया है प्रचलित हो गया है, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो तो स्कूल,
पेंसिल, टीवी, पेन, बोतल, टिकट आदि। ये सब क्या है? ये सब आपके विदेशज शब्द है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वाक्य से आप क्या समझते हैं। क्या है पॉइंट्स हम लोग का? वाक्य से क्या समझते हैं, यानी कि वाक्य क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। यानी कि सार्थक शब्दों का वैसा क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव या कोई अर्थ निकले या कोई अर्थ स्पष्ट हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे वाक्य बोलेंगे। या दूसरे शब्द में कहा जाए तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का वैसा व्यवस्थित रूप जिससे इंसान या मनुष्य अपने भावों तथा विचारों क्या करता है? अभिव्यक्त करता है एक दूसरे के सामने, वो क्या कहलाता है? वो आपका वाक्य कहलाता है। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, क्रम और क्रिया होते हैं। यानी कि एक सामान्य वाक्य में कौन कौन सा होता है? कर्ता होता है, क्रम होता है और क्रिया होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद हो गए कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद और आपका रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्ता या क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर क्या होता है? वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला आपका क्या होगा? उद्देश्य, दूसरा क्या होगा? आपका विधेय। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। और जो बात की जाए उसे क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। यानी किसी के बारे में अगर बात की जाए तो क्या कहलाएगा? आपका उद्देश्य कहलाएगा। और जो बात की जाए यानी किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं वह क्या कहलाएगा? आपका विधेय कहलाएगा। उदाहरण देख सकते हैं आपका, मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन कहाँ रहता है? प्रयाग में रहता है। तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया? आपका मोहन हो गया और विधेय क्या हो गया? प्रयाग में रहता है। नेक्स्ट आपका है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 8 भेद। पहला आपका क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य, दूसरा आपका होगा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा हो गया प्रश्नवाचक, चौथा आपका विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक, पांचवा हो गया आपका आज्ञावाचक, छठा क्या होगा आपका? इच्छावाचक, सातवां हो गया संकेतवाचक, आठवां क्या होगा आपका? संदेहवाचक। तो सिंपल वाक्य को क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण वाक्य को क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है? जैसे जिसमें नहीं लगा हो वह क्या कहलाएगा? आपका निषेधवाचक। यानी कि निगेटिव सेंस से जो भी वाक्य हम लोग बोलते हैं वह क्या कहलाएगा? आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में राम खाना नहीं खाएगा, तो यहाँ पे नहीं आ गया तो क्या हो गया? वहाँ पर निगेटिव सेंस आया तो क्या कहलाएगा? आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्न पूछते हैं तो क्या कहलाएगा? आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है विस्मयादिवाचक वाक्य। इसमें जैसे कि हर्ष, उल्लास, दुख ये सब जैसे हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक का वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं पे गंदगी है तो हम लोग क्या बोलते हैं? छी छी, यहाँ पे बहुत गंदगी है। तो यहाँ पे जो छी छी बोल रहे हैं हम लोग का क्या हुआ? वहाँ पे हम लोग विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं, विस्मयादिवाचक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आज्ञावाचक वाक्य। कहीं पे हम लोग आज्ञा ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? आपका आज्ञावाचक कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? इच्छावाचक वाक्य। कहीं पे अपनी भावनाओं को इच्छा के अनुसार अगर प्रकट करें तो क्या कहलाएगा? आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? संकेतवाचक वाक्य। यानी कि सिंबल के आधार पे जो भी चीज़ गतिविधि हो रही है वहाँ पे क्या होगा? आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। और नेक्स्ट क्या है आपका? संदेहवाचक वाक्य। कहीं पे किसी चीज़ पे अगर संदेह है और उस तरह वहाँ पे वाक्य बन रहा है तो क्या कहलाएगा? आपका संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 8 भेद होते हैं, जो सभी को बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट आपका है रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल और साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका नेक्स्ट क्या होगा? मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल और साधारण वाक्य के बारे में। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि जिन वाक्य में क्या होता है? एक ही विधेय होता है उसे क्या बोलते हैं? सरल या साधारण वाक्य बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो आलोक पड़ता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है दूसरा, रचना के आधार पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़ा हो तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी कि 2 अथवा 2 से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पे वाक्य को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। जैसे कि राम और सोहन काफ़ी अच्छा खेलता है, तो यहाँ पे और लगा क्या करें? वाक्य को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट आपका क्या होगा? जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो, जिन वाक्यों में क्या हो? एक मुख्य वाक्य हो और अन्य आश्रित क्या हो? उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं।
क्या हो गया यहाँ पे, जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो यानी कि एक मेन सेंटेंस हो और दूसरा क्या हो उस पर डिपेंड हो यानी कि आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें क्या बोलेंगे, मिश्रित वाक्य बोलेंगे। तो रचना के आधार पर कितने वाक्य की बेसिस होते हैं, 3 होते हैं, सरल और साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और नेक्स्ट क्या होता है आपका तीसरा मिश्रित वाक्य। तो ये सब आपको लोगों के एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखें और एग्जाम में इसके बारे में आए तो ज़रूर लिखें। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। यानी कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्याकरण भाषा रचना का ज्ञान है। व्याकरण भाषा क्या है, रचना का ज्ञान है जो वाक्य, शुद्ध, समूह आदि के नियमों का ज्ञान से अवगत कराता है। यानी कि वाक्य, शब्द, समूह आदि के नियमों का क्या करता है, ज्ञान कराता है या ज्ञान से अवगत कराता है। कौन सा, व्याकरण के द्वारा। नेक्स्ट का पॉइंट है व्याकरण भाषा के विचार विनिमय को प्रकट करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। व्याकरण क्या है, भाषा के विचार विनिमय को प्रकट करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो ये सब आपका क्या है, व्याकरण के बारे में है। नेक्स्ट का पॉइंट है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होता है। क्या है पॉइंट्स आपका, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य क्या है, छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट आपका है छात्रों को वाक्य, शब्दों तथा वर्णों की शुद्धता का ज्ञान होना या ज्ञान कराना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा की विकृत होने से बचाना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विद्यार्थियों को भाषा के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित करा देना। नेक्स्ट आपका 5वां पॉइंट है छात्रों को शब्दों की उचित प्रेरणा देना। छात्रों को क्या करना, शब्दों की उचित प्रेरणा देना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है शुद्ध भाषा में भाव को व्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। शुद्ध भाषा में भाव को व्यक्त करने की योग्यता को क्या करना, विकसित करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषाई कौशलों की क्या करना, वृद्धि करना। यानी कि जो भी भाषाई कौशल होते हैं उसे क्या करना, बच्चों को वृद्धि करना है। तो ये सब क्या हो गया आपका व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्याकरण की आवश्यकता क्या क्या होती है, कहाँ पे पड़ती है, किसकी आवश्यकता, व्याकरण की आवश्यकता। तो इसमें पहला पॉइंट है शुद्ध भाषा के प्रयोग की दृष्टि से व्याकरण का बड़ा महत्व है। यानी कि भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट का पॉइंट है बालक अपने भाषा को व्याकरण के द्वारा शुद्ध रूप से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है। यानी कि बच्चे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कैसे सीखते हैं, व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोगों की परख व्याकरण के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट का पॉइंट है व्याकरण के द्वारा व्यक्ति की तार्किक शक्ति का विकास होता है। क्या होता है, व्याकरण के द्वारा व्यक्ति का तार्किक शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट का पॉइंट है व्याकरण का ज्ञान होने से अभिव्यक्ति में क्या होती है, स्पष्टता आती है। यानी कि अपनी बातों को दूसरों को पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मतलब बोलना पड़ता है। बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, व्याकरण की जरूरत पड़ती है ताकि हम शुद्ध रूप में अपनी बातों को किसी के सामने बोल सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा सीखने के लिए व्याकरण को जानना जरूरी है। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या जानना होगा, व्याकरण का जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सब आपके क्या हो गए, व्याकरण के आवश्यकता हो गए। नेक्स्ट हम लोग आगे जानेंगे व्याकरण की विशेषताएं क्या होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका है व्याकरण समुच्चय शब्दों को अनुशासन में रखता है, इन्हें इधर उधर भटकने नहीं देता है। व्याकरण क्या करता है, समुच्चय शब्दों को क्या करता है, अनुशासन में रखता है, डिसिप्लिन में रखता है और शब्दों को इधर उधर भटकने नहीं देता है, सभी को अपने साथ क्या करता है, जोड़े हुए रखता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह भाषा के स्वरूप को सार्थक बनाता है। क्या करता है, ये भाषा के स्वरूप को यानी कि स्ट्रक्चर को क्या करता है, सार्थक बनाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्याकरण की शुद्धता और सुगमता व्याकरण से ही संबंध है। व्याकरण की शुद्धता और सुगमता किससे संबंध है, व्याकरण से ही संबंध है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह भाषा के स्वरूप को क्या करता है, सार्थक बनाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है गद्य साहित्य व्याकरण की नींव पर टिका है। जो आपका गद्य साहित्य है वह किस पे टिका है, आपका व्याकरण के आधार पे ही टिका है, व्याकरण के नींव पर ही टिका है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्याकरण भाषा का विश्लेषण करता है, यह भाषा का शरीर है। व्याकरण क्या करता है, भाषा का क्या करता है, विश्लेषण करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है कि यह भाषा का क्या है, बॉडी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नई भाषा व्याकरण के द्वारा सरलता एवं स्वच्छता से सीखी जा सकती है। यानी कोई भी नई भाषा और उसके बारे में सीखना है आपको तो क्या करना होगा, आपको व्याकरण के बारे में जानना होगा। अगर व्याकरण के बारे में आप जान गए तो भाषा को क्या करते हैं, आसानी से सीख सकते हैं।
तो ये सब क्या हो गए पॉइंट्स आपके भाषा की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट हम लोग को आगे जानना है व्याकरण शिक्षण को रोचक कैसे बनाना है। यानी कि व्याकरण शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले करना होगा व्याकरण की पाठ्यपुस्तक बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार हो। व्याकरण का जो पाठ्यपुस्तक हो कैसा हो, बालकों के मानसिक स्तर के आधार पर हो। सहायक सामग्री के प्रयोग से व्याकरण शिक्षण का रोचक बनाया जाए। यानी कि टीचिंग एड्स के उपयोग करके क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, ज्ञान देना है व्याकरण का, ताकि क्या हो जाए क्लास कैसा हो, रोचक दिखे, यानी कि इंटरेक्टिव दिखे। नेक्स्ट आपका पॉइंट्स क्या है, छोटी कक्षाओं में बालकों को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाए। यानी क्लास जो छोटे वर्ग होते हैं उन्हें बच्चों को क्या करना है, व्याकरण का ज्ञान देना है, ताकि बच्चे आगे चलकर व्याकरण के बारे में जान सके। नेक्स्ट का पॉइंट है विभिन्न प्रकार की व्याकरण प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाए। यानी कि तरह तरह की जो भी व्याकरण की प्रतियोगिताएं होती है उसकी क्या करना है, स्थापना करना है, व्यवस्था करना, ताकि बच्चे उसमें भी बहुत कुछ सीखे व्याकरण के बारे में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है छात्रों द्वारा व्याकरण के नियम लिखवाया जाए, रटने की आदत छुड़वाया जाए। यानी कि बच्चों को जो नियम होता है व्याकरण का उसको क्या लिखवाया जाए और उस पर प्रैक्टिस करवाया जाए, न कि उसे रटवाने का प्रयास किया जाए। अगर बच्चे को उस पर प्रैक्टिस होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट्स है संदर्भ आधारित हिंदी व्याकरण क्या होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। संदर्भ आधारित हिंदी व्याकरण, हिंदी शिक्षण व्याकरण क्या होता है। तो संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण शास्त्रीय ढंग से व्याकरण सीखने समझने की क्या है, एक कारगर विधि है। संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण क्या है, शास्त्रीय ढंग से व्याकरण सीखने या समझने के संदर्भ में अधिक कारगर विधि है। भाषा के साथ जब कोई क्रिया जुड़ती है, यानी जब भाषा केवल नहीं बल्कि करके सीखी जाए, तब हम इसे संदर्भ आधारित या संदर्भ रहित क्या कर सकते हैं, व्याकरण बोल सकते हैं, व्याख्या सीखना कह सकते हैं। यानी कि भाषा के साथ जब कोई क्रिया जुड़ती है, यानी जब भाषा केवल नहीं बल्कि करके सीखी जाए, यानी भाषा को कैसे करना है, करके सीखना है, बोल के सीखना है, तब हम इसे क्या कर सकते हैं, संदर्भ आधारित या संसहित व्याख्या सीखना कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे इसमें है संदर्भ आधारित शिक्षण एक क्या है, व्यापक अवधारणा है। जो आपका संदर्भ आधारित शिक्षण होता है क्या होता है कि आपका व्यापक अवधारणा है। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण के व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तरफ से छात्रों को लाभ प्रदान करता है। जो संदर्भ आधारित व्याकरण होता है उससे क्या होता है, बच्चों को व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से क्या मिलता है, बच्चों को लाभ मिलता है। छात्र प्रयोग के धरातल पर व्याकरण की समझ बना पाते हैं। छात्र क्या करते हैं, इसके प्रयोग से धरातल पर व्याकरण की समझ को बना पाते हैं। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण उनके भाषा का ही क्या है, सृजनात्मक को बढ़ाता है। नेक्स्ट आगे है व्याकरण शिक्षण तभी कारगर सिद्ध हो सकता है जब छात्र रोजमर्रा की क्रियाओं का हिस्सा बने और पाठ के संदर्भ में शिक्षा के संदर्भ आधारित हिंदी व्याकरण को बेहतर तरीके से समझने का व्याकरण और भाषा के अनुप्रयोगों का विशेष रूप से क्या करें, ध्यान दे, योग्य बने इसके, जो इसकी सार्थकता को संप्रेषण में मदद करेगी। यानी कि आपका जो व्याकरण शिक्षण है तभी कारगर सिद्ध होगा जब छात्र क्या करेगा, इसे रोजमर्रा की क्रियाओं से क्या करेगा, उसको जोड़ेगा, अपने संदर्भ में क्या करेगा, इसके ज्ञान को लेगा और इसके आधार पर कुछ कार्य को करेगा, तो क्या कहलाएगा, आपका संदर्भ आधारित व्याकरण कहलाएगा। हिंदी व्याकरण को बहुत तरीके से समझने का व्याकरण और भाषा के अनुप्रयोग को विशेष ध्यान योग्य है। यानी कि बच्चे क्या करें, हिंदी भाषा के जो व्याकरण है उसे अच्छे से समझे, उसका अनुप्रयोग करे, प्रयोग करे, उस पर विशेष ध्यान दे, ताकि उसके अंदर क्या हो जाए, कौशल का विकसित हो जाए और भाषा के आधार पर वो अपनी सारी बातों को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना, ध्यान देना होगा बच्चों को, और अपने जीवन से जोड़कर भाषा को सीखने का क्या करना है, प्रयास करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है गतिविधि आधारित व्याकरण। क्या पॉइंट्स हम लोग का, गतिविधि आधारित व्याकरण क्या होता है। तो शिक्षण गतिविधि आधारित व्याकरण शिक्षण गतिविधि करके सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है गतिविधि आधारित व्याकरण, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, बच्चे द्वारा हम क्या करते हैं, गतिविधि कराते हैं। यहाँ पे खुद एक शिक्षक के रूप में क्या करते हैं, गतिविधि करके बच्चों को बताते हैं। नेक्स्ट आपका है व्याकरण की शिक्षा कितना सार्थक और उपयोगी है। इसके लिए क्या आवश्यक है कि बालक व्याकरण शिक्षण की गतिविधियों में क्या ले, रुचि ले। गतिविधियाँ के द्वारा बालकों में व्याकरण शिक्षण से सृजनात्मक एवं रचनात्मक भाव क्या हो, भाषाई क्षेत्र में क्या हो जाए, विकसित हो जाए। यानी कि बच्चों क्या करें, भाषा के आधार पर अपने अंदर बहुत सारी गतिविधियों में भाग ले और उससे क्या करें, बच्चे अपना क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता एवं रचनात्मक भाव क्या करें, विकसित करें और अपने भाषा का भी क्या करें, विकास को विकसित करें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
गतिविधि आधारित व्याकरण शिक्षण एक संकुचित अवधारणा है जो किसी संदर्भ में करके उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। जो आपका गतिविधि आधारित व्याकरण क्या है, एक प्रकार का संकुचित अवधारणा है जिससे क्या होता है, बच्चे अपने उद्देश्य की क्या करते हैं, पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा आपका गतिविधि आधारित व्याकरण हो गया। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है वर्तनी क्या होता है। क्या पॉइंट हम लोग का वर्तनी, तो लिखने की रीति को क्या बोलते हैं, वर्तनी कहते हैं। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी को अक्षर या स्पेलिंग भी कहते हैं। किसी भी भाषा की समस्या ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी का एक रूपता स्थिर की जाती है। यानी किसी भी भाषा की समस्या को ध्वनियों को क्या करना है, सही ढंग से क्या करना, उच्चारित करने के लिए क्या करना होगा, हमें वर्तनी की ध्यान देना होगा। वर्तनी की एकरूपता को क्या करना, स्थिर करना होगा ताकि हम लोग वर्तनी को ध्यान से पढ़े और शब्दों को सही उच्चारण करें। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बच्चे वर्तनी लिखते समय गलती करते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि बच्चे वर्तनी लिखते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं तो उसके क्या कारण होंगे। तो पहला आपका क्या होगा, लिपि का सही ज्ञान ना होना। यानी कि बच्चे का ना लिपि का ज्ञान नहीं होना, तभी तो बच्चे गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट का पॉइंट क्या होगा, उच्चारण में विषमता, यानी कि गलत उच्चारण करेंगे तो बच्चे गलत ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा आपका, एकरूपता का अभाव। नेक्स्ट क्या होगा आपका, व्याकरण का ज्ञान का अभाव। यानी कि बच्चों के अंदर क्या है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उसके अंदर क्या है, ज्ञान का क्या है, अभाव है, किसका, व्याकरण का। नेक्स्ट क्या है आपका, छात्रों की असावधानी, यानी कि बच्चे खुद से क्या होते हैं, असावधान होते हैं लिखते समय, तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा का, अभ्यास की कमी, यानी कि बच्चे प्रैक्टिस कम करेंगे तो क्या होगा, गलत लिखेंगे, तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वातावरण एवं संगीत का प्रभाव, यानी कि बच्चे पढ़ते समय अगर सही वातावरण में नहीं है तो गलत लिखेंगे। और क्या है, संगीत सुन के लिख रहे हैं तो उस समय भी क्या हो, उससे गलती हो सकती है। तो ये सब क्या होगा, ये सब आपका बच्चे वर्तनी लिखने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उसके कारण ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों की अशुद्धियाँ को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देनी चाहिए। कक्षा में अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। छात्रों को लिपि का पूर्ण ज्ञान देना चाहिए ताकि बच्चे गलती नहीं करें। छात्रों को जितना हो पढ़ने के क्या करना है, उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। सुलेख, अनुलेख एवं श्रुतिलेख पर क्या करना है, बच्चों को जोर देना है ताकि बच्चे ध्यान से गलतियाँ कम करें और सही से लिखें। नेक्स्ट का पॉइंट है बच्चों को शब्दकोश का उपयोग करने के लिए कठिन शब्दों पर क्या करना चाहिए, कठिन शब्दों पर बात करना चाहिए, कठिन शब्दों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। यानी कि बच्चों को शब्दकोश का उपयोग करने के लिए क्या करना है, कठिन शब्दों का भी प्रयास करवाना है, प्रैक्टिस करवाना है ताकि बच्चे गलती कम करें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मातृभाषा क्या होती है, मदर टंग। तो जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है और अपने घर परिवार में जो भाषा सीखता है वह क्या होता है, वह आपका मातृभाषा होता है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी हुई बोली का ही परिष्कृत रूप मातृभाषा है। यानी कि माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी हुई बोली का ही परिष्कृत रूप क्या है, मातृभाषा है। यानी कि बच्चे अपने माता पिता से, अपने परिवार से क्या करते हैं, भाषा को क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं और जो बोलते हैं वो क्या होता है, आपका मातृभाषा होता है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, जिस भाषा को बालक अनुकरण द्वारा सीखता है मातृभाषा कहलाता है। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरे से सीखते हैं अनुकरण करके, वो क्या कहलाएगा, आपका मातृभाषा कहलाएगा। नेक्स्ट का पॉइंट है मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है। मातृभाषा क्या है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। मातृभाषा क्या करती है, हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और अपने देश में प्रेम की भावना क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। मातृभाषा ही किसी भी व्यक्ति के शब्द और संप्रेषण कौशल की उद्गम होती है। मातृभाषा ही किसी भी व्यक्ति के शब्द और संप्रेषण कौशल क्या करता है, उद्गम होती है। एक कुशल संप्रेषक मातृभाषा के प्रति उतना ही संवेदनशील होगा जितना विषय वस्तु के प्रति। यानी कि एक अच्छा जो कुशल संप्रेषक मातृभाषा का होगा वह उतना ही संवेदनशील होगा जितना क्या होगा, अपने विषय वस्तु के प्रति होगा। तो मातृभाषा का प्रयोग काफ़ी ज़रूरी है। एक शिक्षक के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे और लोगों को भी सही से प्रयोग करने के क्या करे, बताए, ताकि इंसान उसका सही से समाज में प्रयोग कर सके और एक बच्चे के बीच में क्या कर सके, अच्छा वातावरण बना सके। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है मातृभाषा व्यक्ति के संस्कारों की परिचायक है। मातृभाषा क्या है, व्यक्ति के संस्कारों की परिचायक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, मातृभाषा विचारों की क्या है, जननी है। सृजनात्मकता का क्या करता है, विकास करती है।
भावनात्मक विकास करती है तथा बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास का क्या उत्तम साधन है। यानी कि मातृभाषा के द्वारा बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने भावनात्मक विकास कर सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और आपका क्या हो सकता है, आपका संज्ञानात्मक विकास का भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, आपका मातृभाषा के फ़ायदे हो गए, इसका महत्व हो गए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा तो आपका यहीं तक आज समाप्त होता है। ये वीडियो आपके थे इकाई 3 के ऊपर जो आपके हिंदी में पढ़ना है, हिंदी के शिक्षण शास्त्र में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।